कि छठवें और सातवें चरण के चुनाव को लेकर पार्टियों ने कमर कस दी है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या हो पश्चिम बंगाल या फिर देश के अन्य दूसरे राज्य जहां पर होनी है छठवें और सातवें चरण में वोटिंग, वहां पर जोर आजमाइश की जा रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब तक 428 सीटों पर मतदान हो चुके हैं, 115 पर बाकी हैं, जिसको लेकर पार्टियों के अपने अपने दावे अपना अपना दम दिखा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया है कि अभी तक के चुनाव में ही जितने चरण की वोटिंग हुई है उसमें 310 सीटों पर बीजेपी ने अपनी लीड बना ली है और पांचवा चरण पार होते होते उसकी जो संख्या है वो और ज्यादा बढ़कर 400 को पार कर जाएगी। जबकि दूसरी तरफ 4 जून को दम तोड़ देगा एनडीए, ये कहना है विपक्षी दलों का। कुल मिलाकर यहां पर जोर आजमाइश लगातार जारी है, लेकिन आरक्षण पर वार किस तरह से हो रहा है उसके बारे में देते हैं आपको जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठवें चरण की वोटिंग के ठीक पहले एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में राहुल गांधी के पुराने बयान का जिक्र किया गया है। पुराने बयान में राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आएंगे कि मुसलमानों को हम आरक्षण देंगे और इसके लिए बाकायदा मुलायम सिंह सरकार को वो कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो वीडियो ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का के किसी हिस्से का बताया जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर इसको लेकर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी आक्रामक होते हुए एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, ये कहते हुए कि दरअसल बाबा साहब के संविधान में से मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रावधान करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। तो वहीं कांग्रेस की ओर से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर 400 पार करेगी बीजेपी तो फिर वो आरक्षण खत्म कर देगी एससी, एसटी, ओबीसी का। कुल मिलाकर आरक्षण को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो क्या छठवें चरण में इसी मुद्दे पर पड़ेंगे वोट? कई ऐसे मेहमान हैं जिनको लेकर दंगल में हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं। तमाम दूसरे भी मुद्दे हैं जो गौड़ होते हुए चले जा रहे हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले आज दिन भर इस पूरे मामले को लेकर कैसे देश की सियासत चलती रही उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। बाबा साहब आंबेडकर न होते तो नेहरू जी एससी, एसटी को आरक्षण नहीं मिलने देते। चुनाव के आखिरी 2 चरणों में वोटिंग से पहले आरक्षण के मुद्दे पर दंगल जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन पर लगातार आक्रामक है। उन्होंने ताजा हमला राहुल गांधी पर किया। एक्स पर उन्होंने राहुल का एक पुराना बयान पोस्ट किया। उनकी बातें और उनका वादा हर किसी के सुनने के लिए है। वे एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय को अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। इसके बजाय असंवैधानिक मुस्लिम आरक्षण को प्राथमिकता देते हैं। मोदी उन्हें पूज्य बाबा साहब के संविधान को कुचलने नहीं देगा। राहुल गांधी से पहले पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वीडियो जारी किया था, जिसमें मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार रैलियों में कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो लोगों की संपत्ति को बांट देगी, लेकिन विपक्ष इससे इनकार करता है। आज सिर्फ एक ही वोट बैंक उनके पास बचा है। अब इस वोट बैंक को खुश करने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण धर्म के आधार पर आपसे छीन करके वोट जिहाद वालों को देना चाहते हैं। संविधान क्योंकि इसकी इजाजत नहीं देता, इसलिए ये संविधान बदलना चाहते हैं। কখনো বলছে সংখ্যালঘুরা তপশিলীদের রিজার্ভেশন কেড়ে নেবে, ক্ষমতা আছে কেন করবে তারা? সংখ্যালঘুরা এতটা নিম্নমানের নয় যে তারা আপনার রিজার্ভেশন কাটতে যাবে, আর আপনার রিজার্ভেশন কাটার ক্ষমতা আমারও নেই। তার কারণ এটা সাংবিধানিক, এটা সংবিধানের অধিকার। তপশিলীদের রিজার্ভেশন থাকবে থাকবে থাকবে, ওবিসিদের থাকবে, आदिवासी থাকবে। इंडिया गठबंधन की तरफ से भी पीएम मोदी पर पलटवार हो रहा है। ममता की तरह तेजस्वी यादव भी प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार करते हुए आरोप लगाते हैं कि पीएम मोदी उन्हें गाली देने के लिए बिहार आते हैं। जनता कर रही है इंसाफ, बीजेपी साफ। कुछ बताए क्या बिहार को क्या दिए या क्या देने वाले हैं? एक काम तो बता दें। आपके सवालों का जवाब मिला? कहाँ, हम तो साथ साथ को पूछे कहाँ दिए। प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष की इन बातों को उसकी हताशा बताते हुए दावा करते हैं कि 4 जून को सारी दुनिया इंडिया अलायंस की हार देखने वाली है। इस चुनाव में इन लोगों के पास मोदी को गाली देने के सिवाय कोई मुद्दा नहीं है। कोई कह रहा है
कि मोदी की कब्र खोदेंगे, कोई कह रहा है मोदी को गाड़ देंगे। कांग्रेस के शहजादे मोदी की आंखों में आंसू देखना चाहते हैं। अरे इंडी वालों, आपकी इच्छा से अब देश नहीं चलता। इंडी वालों की आंखों में भले ही मोदी खटकता हो, लेकिन देश के लिए, देश के दिल में मोदी है। 2024 के चुनाव में आरक्षण का मुद्दा केंद्र में है। इंडिया गठबंधन आरक्षण की सीमा बढ़ाने का वादा कर रहा है, तो वहीं बीजेपी उन्हें मुस्लिम आरक्षण पर घेर रही है। आज तक ब्यूरो। भारत माता की। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र वर्मा जी, एनसीपी शरद पवार गुट के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश आद्विक जी, आप स्पोक्स पर्सन हैं एनसीपी अजित पवार गुट के, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अनवर पाशा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप आरजेडी के प्रवक्ता हैं। और सत्य प्रकाश मिश्रा जी, लीडर जेडीयू के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा स्टूडियो से। और जैस्मिन शाह थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का बयान आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है ये इधर उधर की बातें करते हैं, विकास की बात करते नहीं, क्योंकि 10 साल में कुछ किया नहीं है और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को गाली देना ही बीजेपी के बड़े नेताओं का काम बन गया है। क्या है इस पर जवाब आपका? और आरक्षण पर ये जो आरोप प्रत्यारोप का दांव है, वो काम करेगा क्या छठवें और सातवें चरण के लिए? देखिए चित्रा जी, जैसे हमने देखा 5वें चरण का मतदान हुआ, सब ये जान गए कि भारतीय जनता पार्टी 300 पार कर चुकी है और हमें पूरा यकीन है कि 4 जून को एनडीए को 400 प्लस और भारतीय जनता पार्टी को 300 प्लस सीटें आएंगी। कल मैं भी लखनऊ में था और जिस तरह का जोश और उमंग भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच में मैंने देखा, मैं समझता हूं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आसमान की बुलंदियों को छू रही है और घमंडिया जो है वो चूर चूर हो रही है। घमंडिया को ये भी नहीं पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने वो किसको खड़ा करें। आप अपनी ही डिबेट देखिए चित्रा जी, इतना अहम मुद्दा है, संविधान की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। हमारा संविधान ये इजाजत ही नहीं देता चित्रा जी। मैं तो वरिष्ठ अधिवक्ता हूं सर्वोच्च न्यायालय में, आपको बता रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से, धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रही है, जिन्होंने कहा है कि मैं ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण किसी को छीन के मुसलमानों को नहीं देने दूंगा, क्योंकि ये संविधान संगत नहीं है। आपकी डिबेट से कांग्रेस पार्टी क्यों गायब है? जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं, कांग्रेस पार्टी गायब हो जाती है। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। मैं आपको एक बात बताता हूं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है बहुसंख्यकवाद की भारत में कोई जगह नहीं है। बहुसंख्यक है कौन? चित्रा जी, आप बहुसंख्यक हैं, मैं हिंदू हूं, मैं बहुसंख्यक हूं। 80% आबादी जो अपने आप को पंथ निरपेक्ष संविधान देती है, उसके लिए भारत में जगह नहीं है। अफजल गुरु और याकूब मेमन के लिए जगह है, उनको फांसी नहीं होनी चाहिए। रोहिंग्या जो नागरिक नहीं है उनके लिए जगह है। दूसरी आपत्ति देखिए, तुष्टीकरण क्या है मैं आपको बताता हूं। तुष्टीकरण ये है, कहते हैं हम व्यक्तिगत कानूनों को और मजबूत करेंगे। चित्रा जी, महिला अस्मिता का क्या होगा? ट्रिपल तलाक एक अपराध बन गया है। इनकी चले तो ये कहे कि ट्रिपल तलाक ठीक है, हलाला होना चाहिए, बहु विवाह ठीक है। तीसरी बड़ी बात, आरजेडी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, आरजेडी के प्रवक्ता किस मुंह से डिबेट में आएंगे? लालू प्रसाद यादव ने कहा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए, तो भाई ओबीसी समाज का क्या होगा? आप यादव परिवार के बाहर का कोई आज तक सदस्य ओबीसी समाज से भी अध्यक्ष नहीं बना पाए अपनी पार्टी का, आप लोग ओबीसी की बात कैसे करेंगे? ये सारे सवाल हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने इसलिए उठाए हैं कि राहुल गांधी गजनी बन गए हैं, उनकी याददाश्त चली जाती है, उनको उनके वीडियो सुनवा के उनकी याददाश्त को वापस लाने का काम कर रहे हैं। चित्रा जी, जैस्मिन शाह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन अनवर जी, उसके पहले आप जवाब दीजिए।
वो कह रहे हैं चित्रा कि जी, मुसलमानों को आरक्षण देने के प्रति ये लोग इतने लालायित हो गए हैं कि SC, ST, OBC का आरक्षण निकाल कर, और बाबा साहब अंबेडकर ने जिसकी इजाजत नहीं दी थी, ये लोग मुसलमानों को आरक्षण देने पर आतुर हो गए हैं। और लालू यादव जी के बयान का भी जिक्र किया इन्होंने। चित्रा जी, लालू यादव जी के बयान को जिस तरह से तोड़ मोड़ करके गौरव भाटिया जी पेश कर रहे हैं, उससे उनकी हताशा जाहिर होती। प्रधानमंत्री जी के भाषण को आपने अभी सुनाया, उनके भाषण से साफ साफ जाहिर है कि वो पूरी तरह से बिल्कुल हताशा के शिकार हैं, निराशा के शिकार। वो एक तरह से डेस्परेट हैं। उनको लग रहा है कि उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। इस देश की जनता ने 10 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के रूल को देखा है, उनके शासन को देखा, कुशासन को देखा है। हर फ्रंट पर नाकाम रही है, विफल रही। इनके पास जनता को देने के लिए कुछ नहीं, इनके पास अपना मैनिफेस्टो नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ जो है वो गढ़ी गढ़ी बातें बता रहे हैं और मनगढ़ंत बातें, इमेजिनरी बातें बता रहे हैं और जनता को उलझाना चाहते हैं इमोशनल इश्यूज में। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, कब्रिस्तान शमशान, इन्हीं सब विषयों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे उनकी हताशा पूरी तरह से जाहिर है। इनकी हताशा का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि ये रोजगार देने के लिए एक शब्द भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के पास नहीं है। प्रधानमंत्री जी के पास एक शब्द नहीं, किसी भी भाषण में वो युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं करते। महंगाई को रोकने के लिए इनके पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिसकी बात वो नहीं करते। न तो प्रधानमंत्री जी करते हैं और न उनके लीडर्स करते हैं। और उसी तरह से आप देखेंगे किसानों का जो हाल है, आज भी किसान बैठे हुए हैं, आज भी किसान बैठे हुए हैं, आज भी किसान अपना आंदोलन चला रहे हैं और मिनिमम प्राइस के लिए जो उनकी मांग है उस पर सरकार आज तक नहीं जू नहीं रहेगा सरकार के कानों पे। सरकार हर फ्रंट पे नाकाम है, हर फ्रंट पे सरकार नाकाम है। इतना ही नहीं, इनकी विदेश नीति विफल हो चुकी है। पूरी दुनिया में आज जो है भारत का जो नाम है वो बिल्कुल एक तरह से नीचे की तरफ जा रहा है। हंगर इंडेक्स में आप देखिए, भूखमरी में भारत जो है वो नेपाल और बांग्लादेश से पीछे जा चुका है। रुपये का जो वैल्यू है वो सबसे अपने निचले पायदान पर आज है। 85 रुपए $1 की कीमत हो गई है। ये तमाम वो इश्यू है। आर्थिक दशा आप देखें, जो पूरे देश की आर्थिक दशा ऐसी हो गई है कि आज 5 किलो अनाज पर देश के 80 करोड़ जनता जीने पर मजबूर कर दिए गए। सरकारी खजाने से 5 किलो मुफ्त अनाज दिए जा रहे हैं। तो वो 5 किलो अनाज दे रहे हैं। आप ही के सहयोगी कांग्रेस पार्टी अब 10 किलो फ्री में अनाज देने का वादा कर रही है। ठीक है, तो अनाज पर तो उधर से भी दावा कर दिया गया है ना। इधर 5 किलो दिया जा रहा है, अब लग रहा है कि उधर की दाल निकल रही है तो उसको डबल कर दो, उसको 10 कर दो। चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो हालत कर दी है, देश की आर्थिक दशा कर दी है, बेरोजगारी की जो दशा कर दी है, उसमें 10 किलो अनाज का 20 किलो अनाज भी कम पड़ेगा जनता को देने के लिए। जो भूखमरी की स्थिति जो पैदा करती है भारतीय जनता पार्टी ने, और इस पर कोई बात नहीं होगी, इस पर कोई डिबेट नहीं होगा। गौरव भाटिया जी, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। ठीक है, गौरव भाटिया जी। देखिए, मैंने इनको याद दिलाया 2 बातें जो जनता भी पूछ रही है। ओबीसी SC ST समाज का हक लेके आप मुसलमानों को क्यों बांट देंगे? क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने कहा है मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, जो कि गैर संवैधानिक है। अनवर जी के पास कोई उत्तर ही नहीं। दूसरा, मैंने जनता की आवाज उठाई, मैंने कहा हमने बिहार में चित्रा जी को शांत एक एक करके उनकी बात हो जाए, गौरव जी की बात हो जाए। पाशा साहब प्लीज, एक एक करके अपनी अपनी बारी में बोलेंगे और लोग भी इंतजार कर रहे हैं। नहीं, झूठ फैला रहे हैं ना, ठीक है सर, आपकी बात हो गई, अब उनकी बात सुन लेते हैं। 75% हमने रिजर्वेशन की सीमा बढ़ाई ओबीसी की है। किसी स्टेट में आपको दिखा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी रूरल स्टेट में 75% आपने दिया है, हम 75% ओबीसी को देने जा रहे हैं। ठीक है सर, अब जवाब सुन लीजिए, अब बाकी लोग रह जाएंगे। इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं गौरव भाटिया जी, झूठ मत फैलाइए। हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश में 75% कर दीजिए। ये चिल्ला रहे हैं, इसका मतलब ये आप क्लीन बोल्ड हो आपके पास। गुजरात में स्टंप उड़ गया है, 75% का विकेट उड़ गया। कर दीजिए सीमा। चिल्ला दे नहीं, मैं ऐसे चिल्ला नहीं पाऊंगा। 75% आपने बोल लिया है, अब दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। ऐसे नहीं हो पाएगा। उधर बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, एनसीपी से लोग हैं। प्लीज सर, ठीक है, तरफ हम नहीं फैलाते। ठीक है, अब दूसरों के मौके मत ले लीजिए ना। गौरव भाटिया जी को जवाब देने दीजिए, उसके बाद बाकी लोगों की भी बारी आने दीजिए। प्लीज गौरव जी, जल्दी से अपना जवाब दीजिए। चित्रा जी, इस लालटेन की बत्ती जो है वो बुझ चुकी है और जितना ये बीच में बोलते हैं, दर्शक देखते हैं, समझ जाते हैं बहुत ही बौखलाए हुए हैं, झल्लाहट है।
मैंने दूसरी बात क्या उठाई, लालू प्रसाद यादव पे चारा घोटाले का आरोप लगा था, अब तो दोषित हो गए हैं, जानवरों का चारा खा गए थे, तो उन्होंने कोई और पिछड़े समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, उनको राबड़ी देवी 5वीं पास ही मिली थी। तो क्या ये पूछा नहीं जाएगा भाई, अगर आप ओबीसी समाज की बात करते हैं, कभी आरजेडी का अध्यक्ष, जब आपको मौका मिला बिहार का मुख्यमंत्री, आपने ओबीसी समाज, एससी एसटी समाज से क्यों नहीं बनाया? इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। तीसरी बड़ी बात देखिए, आरजेडी का मतलब है रंगदारी, जंगल राज और डकैती, और ये लोग जब भाषा बोलते हैं इस तरह की कि प्रधानमंत्री जी की नरेती पकड़ी हुई है, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि अभद्र भाषा बोलो, गुंडा राज फैलाओ और उसके बाद वोट मांगो। लेकिन असलियत ये है, बिहार में इनका सुपड़ा साफ हो रहा है और तुष्टीकरण की राजनीति जो है, मैं आपको चित्रा जी बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, कोई भी पार्टी घमंडिया की क्यों ना हो, वो जान गई है तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति का अंत अब आ गया है। 4 जून को इन लोगों के पास डबल डिजिट की सीटें नहीं होंगी। मैं कांग्रेस पार्टी की भी बात कर रहा हूं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि डबल डिजिट में सीटें भी आप लोगों की नहीं होंगी। और जसमीन शाह जी, आम आदमी पार्टी तो खुद 543 में से सिर्फ 22 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है, बाकी इंडिया गठबंधन का आप हिस्सा है, लेकिन बार बार ये दावा करना कि 4 जून को बीजेपी आ रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, आपको लग रहा है कि 22 सीटों में मजबूती दिखा के वास्तव में आम आदमी पार्टी इतना कोई बहुत बड़ा कमाल कर जाएगी? या फिर अलग अलग राज्यों में भी अगर हम देख लें, मैं इस समय कोलकाता में बैठी हूं, पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन कुछ है नहीं, लेफ्ट और कांग्रेस भले ही साथ साथ हो, लेकिन ममता बनर्जी जो सबसे ज्यादा मजबूत हैं वो अलग एकला चलो की राह पर है, बाकी कई जगहों पर भी इस तरह की स्थिति है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 5वें चरण के बाद 310 सीटें आ रही हैं और 6वें 7वें चरण के बाद 400 पार हमारा हो जाएगा। जसमीन शाह जी। चित्रा जी, पहले मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का एक अहम हिस्सा है, और इसी नजरिए से आज अगर आप देखें कि अरविंद केजरीवाल जी कहां हैं, क्या दिल्ली में कैंपेन कर रहे हैं, क्या पंजाब में कैंपेन कर रहे हैं? नहीं, वो जमशेदपुर में कैंपेन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां इंडिया गठबंधन की 14 की 14 सीट जीत रहे हैं और वहां पे भारी स्वागत हो रहा है अरविंद केजरीवाल जी का, क्योंकि ये प्रतीक है कि भाजपा की तानाशाही कैसी है। भाजपा की तानाशाही ऐसी है कि एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री को आपने फर्जी केस में जेल में डाल दिया, और वो भी चुनाव घोषित होने के बाद। इसी की तो आपत्ति जताई थी सुप्रीम कोर्ट ने और इंटरिम बेल दी। अरविंद केजरीवाल जी इस बीच लखनऊ भी चले गए थे, इसके पहले मुंबई में भी गए थे। भारी जो मूड है पब्लिक का, वो आज उन्होंने आप सबके सामने रखा, देश के सामने रखा कि मूड साफ है, इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से 300 से ऊपर सीटों से जीतने वाली है, एक स्थायी सरकार देने वाली है, और भाजपा का जो 200 से 220 का भी लग रहा था आकलन एक हफ्ते पहले, लग रहा है कि जैसे जैसे एक एक फेज जाते जा रहे हो, जैसे जैसे इनके नेताओं के बयान दर्शाते जा रहे हैं कि ये बुरी तरह से हार रहे हैं। इनको भी नहीं पता कि ये कितनी बुरी तरह से हार रहे हैं। खैर, केवल 2 हफ्ते का समय है, 4 जून को आने में सारी चीजें साफ हो जाएगी, लेकिन यह तय है कि अब लोगों ने मन बना लिया है कि इस देश से तानाशाही को भगाना है, और इसके लिए केवल और केवल इंडिया गठबंधन एक जरिया है। इसके पहले कि मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, लेकिन जसमीन जी, एक और सवाल जिसका मैं जवाब चाहूंगी। दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत रही है, 3 सीटें कांग्रेस के पास है, 7 पर बीजेपी से आप लोगों का मुकाबला है। लेकिन जब पंजाब में जाएंगे तो पंजाब में बीजेपी कहां मजबूत रही है? वहां पर तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आपस में ही लड़ाई कर रही है ना। तो पंजाब में आप अलग लड़िए एक दूसरे के खिलाफ। आप कह रहे हैं कि जमशेदपुर में वो गए हैं चुनावी प्रचार करने, अगर पंजाब जाएंगे आम आदमी पार्टी के मुखिया, तो फिर वहां तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही उनको प्रचार करना होगा ना, क्योंकि वहां पर तो कांग्रेस पार्टी ही मजबूत है। 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ही वहां की फाइट है। चित्रा जी, कौन सा इंडिया गठबंधन है जो राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ता है और जब दिल्ली में आता है तो कहता नहीं भैया हम तो साथ साथ हैं? चित्रा जी, ये भाजपा की तरकीब होती है कि जब उनको चुनाव प्रचार करना होता है तो सामने कौन है उसको दिन रात गाली दो और राजनीति करो, इधर उधर की बातें करो। आज भी अमित शाह जी दिल्ली में घूम रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को हर वोट देने वाला पाकिस्तानी है, ऐसे उल जलूल बयान दे रहे हैं। लेकिन जब आम आदमी पार्टी प्रचार करती है, चाहे वो पंजाब में हो दिल्ली में हो, हम अपने काम गिनाते हैं और हम कहते हैं कि अगर हमने काम किए हैं, अगर केजरीवाल और मान सरकार ने अगर शिक्षा में काम किया हो, स्कूल बनाए हो, अस्पताल बनाए हो, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हो, तो हमें वोट दीजिए। हमें किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है, हम अपने काम के बलबूते पे जीतेंगे।
और चुनाव हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि इस टाइम पंजाब 13-0 से जीतेगा, तो जो भी जीतेगा, चलिए पंजाब में अगर कांग्रेस भी जीतती है तो इंडिया गठबंधन ही तो मजबूत होता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन 4 जून को शपथ लेगी और इस देश को तानाशाही से मुक्ति दिलाएगी। हाँ, मैं उत्तर कई देना बार चाहता ऐसा हूं। होता है कि दो दोस्त जो आपस में लड़ाई करते हैं उनका फायदा कोई तीसरा, जी बोल लीजिए, तीसरा ही उठा लेकर जाता है। गौरव भाटिया जी 2 लाइन में जवाब, उसके बाद बाकी लोगों के पास आ रही हूँ। आपको मालूम है चित्रा जी, दिल्ली की जनता में, भारत की जनता में कितना आक्रोश है पापी आपके कन्वीनर कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। स्वाति मालीवाल एक महिला, एक सांसद नेत्री, आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री के इशारे पर उनके पीए उसके खिलाफ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। चित्रा जी ये बेशरम इस पे जवाब जरूर मुख्यमंत्री, दूंगा। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। ये बेशरम मुख्यमंत्री, एक नेत्री जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, मारपीट हुई, एक शब्द आज तक नहीं बोल पाया, उसके मुंह में दही जम गई। और आपको मालूम है दिल्ली की जनता क्या बोल रही है? दिल्ली की जनता कह रही है आधुनिक युग के दुशासन तो विभव कुमार पे है, जवाब देना चाहूंगा, जिन्होंने महिला का उत्पीड़न किया। लेकिन मैं इसको दुर्योधन कौन जवाब है? देना चाहूंगा। आपको मालूम है चित्रा जी, वो दुर्योधन कौन है? अगर बीच में आपने सवाल पूछ लिया, मैं जवाब दे नहीं देता हूं। दूंगा, ये जान लो। नहीं, अभी आप चुप रहिए, अभी चुप कौन होते हैं आप? कौन होते हैं यहाँ पे मैं चिल्लाने अभी के बोलने लिए? नहीं दूंगा बात। ऐसे उल-जलूल कुछ भी बात मैं करेंगे, वो होता हूं जो गाली आप गलौज होते करेंगे हैं। एक शो पे। ठीक है, जैसे अपनी आप अपनी प्राइम बारी मिनिस्टर, अपनी वैसे अपनी मैं बारी चित्रा में जी अपनी को अपनी चुप बारी कराइए में। पहले। ठीक है, गौरव भाटिया जी अपनी बात को खत्म गाली देने कीजिए। की जसमीत छूट जी किसी को जवाब नहीं देंगे, है। बाकी 3 लोग भी इंतजार कर रहे हैं। प्लीज गुजारिश है, प्लीज 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 प्लीज। गौरव जी अपनी दिल्ली बात की खत्म जनता कीजिए, ये जसमीत कह जवाब रही देंगे, है। उसके बाद बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल मैं करूंगा। हाँ, दिल्ली की जनता ये कह रही है आधुनिक युग के दुशासन विभव कुमार थे, लेकिन वो दुर्योधन कौन था जिसने निर्देश दिया कि हमारी बहन महिला जो सांसद हैं उनका उत्पीड़न किया जाए? वो दुर्योधन अरविंद केजरीवाल था। और क्या ये शर्मसार नहीं करता? चित्रा जी, बड़ी जिम्मेदारी से बात उठा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कंडीशन लगाई अंतरिम जमानत में, 1 मिनट बात पूरी कर लूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ही विल नॉट मेक एनी कमेंट विद रिगार्ड टू हिज रोल इन द प्रेजेंट केस। शराब घोटाले में कोई वक्तव्य वो नहीं देंगे अपने रोल को लेके। उन्होंने वायलेट किया। सर्वोच्च न्यायालय को चाहिए ऐसे अपराधी को जो महिला विरोधी मैं जवाब ले है, लेती उस हूँ। व्यक्ति ठीक है, को वापस जेल ठीक की है, सलाखों के पीछे डाले। ठीक है, हो गया, ठीक हो है। गया, हो गया बस। स्वाति मालीवाल का मुद्दा आपके गले की चित्रा फांस जी बन कहते गया है हैं क्या, डूब जैस्मिन तो- शाह जी? बिल्कुल नहीं चित्रा जी, कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा होता है। भाजपा की हालत ये देख लीजिए, 10 साल से राज कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में एक काम नहीं गिना पा रहे हैं। जब दिल्ली के लोग पूछते हैं तो कहते हैं स्वाति मालीवाल। अरे भाई, आप इतने बेबस, इतने लाचार हो गए कि आपको पूरा अपना लोकसभा चुनाव एक महिला के नाम पर आपको लड़ना पड़ रहा है। और दूसरी बात, ऐसी भाजपा जिनके प्रधानमंत्री, जिनके साथ ये हुआ होता तो यही बात बोलते, कारगिल के जवान उनको बोल लेने दीजिए गौरव जी, प्लीज। निर्वस्त्र होकर उसे घुमाई गई, उसकी जब बात आती है तो चुप हो जाती है। जब ब्रजभूषण शरण सिंह के हरकतों की बात आती है, महिला रेसलर्स की बात आती है तो चुप हो जाती है। प्रज्वल रेवन्ना को देश से बाहर भगाने वाली हजारों महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हुआ उस पर चुप रहने वाली भाजपा की आज आवाज आ जाती है, कहती है स्वाति मालीवाल। तो शर्म कीजिए, आपकी हैसियत नहीं है कि इस देश में महिला सुरक्षा पे बात कर सके। आपके जितने कांड हुए हैं, आपके एमपीज, आपके एमएलए जितने रेपिस्ट निकले हैं, मुझे नहीं लगता भारत के इतिहास में कोई भी राजनीतिक पार्टी इस स्तर तक गिरी है। और मणिपुर, 1 साल से मणिपुर जल रहा है। आपके मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि सैकड़ों महिला हैं जिनका गैंगरेप हो गया है। अरे भाई, शर्म आनी चाहिए आपको। कितने लोगों को आपने जेल में डाला। महिलाएं जो हैं मणिपुर की, उनको न्याय कब मिलेगा? हमारी चैंपियन रेसलर्स हैं, उनको न्याय कब मिलेगा? प्रज्वल रेवन्ना से इनके अगेंस्ट जिन जिन महिलाओं का जो केस है, उनको न्याय कब मिलेगा? इस पे हमारे साथ 3 और मेहमान हैं, एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है। वो लोग आधे घंटे से लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास जाते हुए। ठीक है, ठीक है, अविनाश आदिक जी, ठीक है,
अविनाश आदिक जी, अब चूंकि 5 चरणों का मतदान संपन्न हो चला है, तो ये जो आरक्षण का दांव खेला जा रहा है दोनों ही तरफ से, एक लोग कह रहे हैं कि 400 सीटें आ गई तो आरक्षण खत्म कर देगी सरकार, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आरक्षण में से SC ST OBC में से काट कर मुसलमानों को देने का पूरा इंतजाम कर रही है कांग्रेस पार्टी। ये बड़ा मुद्दा बनेगा क्या? चित्रा जी नमस्कार, सारे जो पैनल में बैठे हुए मेरे साथी सबको नमस्कार। आपने बहुत अहम सवाल उठाया है कि क्या अभी जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, विवाद हो रहा है, इसका असर वोटिंग पे होगा क्या। मेरा ये मानना है कि जो 5 चुनाव के फेजेस पूरे हुए हैं, इसमें हमने देखा है कि चुनाव के प्रति बहुत ज़्यादा उत्सुकता, उत्साह मतदाताओं में नज़र तो नहीं आया। अब जो जिन मुद्दों पर बहस हो रही है और चर्चा हो रही है, इसका असर क्या होगा ये आपको, मुझे, हम सबको अगले 8-9 दिनों में मालूम पड़ जाएगा। अब क्योंकि चुनाव आखिरी चरण में आ रहे हैं हम लोग, 6ठे और 7वें चरण में, तो आज जिन मुद्दों पर यहाँ पर बहस हो रही है, इनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जनता उदासीन होने का कारण कहीं ना कहीं हमारा ही रवैया है। हम सभी को इसका आत्मचिंतन करना होगा। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग बाहर आएँ और चुनाव में शामिल हों, चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो, अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करें। अब जिन मुद्दों को लेकर ये बहस हो रही है वो महाराष्ट्र के बाहर है। महाराष्ट्र के लोगों को ज्यादा आत्मचिंतन करना है ना। देखिए, मैं कोलकाता में हूँ, पश्चिम बंगाल के लोग क्या शानदार वोटिंग करते हैं, 70%, 80% के आसपास। अब महाराष्ट्र के नेताओं को समझना होगा ना कि वहाँ पर इतनी ज्यादा उदासीनता क्यों है। वहाँ पर 4 इतनी बड़ी बड़ी अलग अलग पार्टियां हैं, उसके बावजूद अगर मतदाताओं में इस तरह की उदासीनता है तो उस पर मंथन तो नेताओं को ही करना होगा कि क्या स्थिति है इसके पीछे। जब 4 तारीख को सारे नतीजे आ जाएंगे तो जरूर इस पर हम लोग मंथन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। और 3-3.5 महीने में यहाँ पर महाराष्ट्र की विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें हम एक दुरुस्त गठ की तरह, एक दुरुस्त महायुति की ओर से फिर एक बार जनता के सामने जाएंगे। ठीक है, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए नरेंद्र वर्मा जी, अब सबके अपने अपने दावे हैं। एनसीपी शरद पवार गुट की ओर से भी कहा जा रहा है कि एनडीए तो गया, नरेंद्र मोदी को इतनी कम सीटें आएंगी, ये वो दुनिया भर का गिनाया जा रहा है। आप लोगों को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं? आप लोग भी तो बड़े, वो तो 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से अभी तक कोई नारा निकलकर आंकड़ों के लिहाज से सामने आया नहीं है। तो बीजेपी तंज कस रही है कि आत्मविश्वास ही नहीं है उधर, उनको पता है कि कितनी सीटें आने वाली हैं, तो आंकड़े कहां से लेकर आएंगे? ऐसी स्थिति है क्या? चित्रा जी, हमारा देश लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व से गुजर रहा है और 2 बड़े गठबंधन, एनडीए और इंडिया, ये 2 बड़े गठबंधन इस वक्त मैदान में हैं। जब हम एनडीए की बात करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, डेमोक्रेटिक, मैं डेमोक्रेटिक शब्द को अंडरलाइन करता हूं कि इसी एनडीए ने इस देश में 9 राज्यों में डेमोक्रेटिक तरीके से चुनकर आई हुई सरकार को अंडर ऑपरेशन लोटस उन्होंने नीचे खींची। अरुणाचल प्रदेश से उनकी शुरुआत हुई। अब दूसरा गठबंधन जो है वो है इंडिया, इंडिया नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। अब यहां इंक्लूसिव शब्द को मैं अंडरलाइन करता हूं चित्रा जी। इंक्लूसिव यानी हम सबको, फिर वो दलित हो, पिछड़ा हो, ओबीसी हो, किसान हो, महिला हो, युवक हो, सबको साथ में लेके। लेकिन बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो विपक्ष को बुलडोज करना चाहता है। दिल्ली के केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री, 3/4 मेजॉरिटी से उनको जेल में डाल दिया। सोरेन जी को छत्तीसगढ़ में, झारखंड में जेल में डाल दिया। लोकतंत्र में विपक्ष की अपनी एक भूमिका है। श्रद्धेय अटल जी ने, जब इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, तो श्रद्धेय अटल जी ने कहा था उनको जगदम्बा का रूप है ये। और जब हम चीन के साथ हारे थे, नेहरू जी पंतप्रधान थे, श्रद्धेय अटल जी पहली बार लोकसभा में जीत कर आए थे, यंग टर्क थे। उस वक्त राष्ट्रपति चीन के भारत के दौरे पे आए थे और हमारा लोकसभा का सत्र चल रहा था। और नेहरू जी को पता चला कि अटल बिहारी नाम का एक नया यंग टर्क कल ये लोकसभा में मुद्दा उठाएगा। नेहरू जी ने खुद अटल जी को फोन किया
कि ऐसा ऐसा है, हम हारे हैं मानते हैं, लेकिन वो आ रहे हैं राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति, तो आप ये देखें कि हमारा लोकसभा का जो सत्र है वो सुचारू रूप से चले। आपको पता है अटल जी ने क्या किया? आदरणीय नेहरू जी के शब्दों को मान देकर वो लोकसभा में उस दिन गए नहीं। ये विपक्ष और सत्ता दल के आपसी समझ है। लेकिन आज की राजनीति क्या है कि विपक्ष को बुलडोज करो। अभी मैं बताता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में वो देख रहे कहीं ना कहीं हमारी सीटें कम हो रही है, इसीलिए दूसरा बड़ा राज्य यानी महाराष्ट्र 48 सीटें आती है। पिछली बार उनको 41+1 यानी उनको 42 सीटें मिली थी। एनसीपी को 4 सीटें, कांग्रेस को 1 और एआईएम को 1 सीट मिली थी। चित्रा जी, हमारी पार्टी तोड़ी, शरद पवार जी की, उद्धव जी की पार्टी तोड़ी, हमारा निशान ले गए, नाम ले गए, लेकिन जनता आज भी एनसीपी और शिवसेना और कांग्रेस, इंडिया का जो गठबंधन है उसके साथ खड़ा है। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा चित्रा जी, आप देखोगे। अब मैं जरा सत्यप्रकाश मिश्रा जी के पास आ जाती हूँ। ठीक है सर, भूमिका निभाएंगे। ठीक है। हम 30 सर, नेता टूट क्यों जाते हैं? इतने बड़े बड़े नेता हैं, वो टूट क्यों जाते हैं? जो आपके नेता टूटकर उधर गए, उनके भी तो अपने तर्क थे ना। अब देखिए, सत्यप्रकाश मिश्रा जी जेडीयू के हमारे साथ बैठे हुए हैं। कितनी बार नीतीश कुमार एनडीए के मोदी के साथ आते हैं, कितनी बार वो आरजेडी के साथ गए, लेकिन जेडीयू में नहीं टूट पड़ी ना, नेता इंटैक्ट रहे ना। भले ही 40 सीटें आपके पास 48 है महाराष्ट्र की, इनके पास 40 है, और जेडीयू के पास तो बहुत ज्यादा भी नहीं थी, 16 सांसद थे, लेकिन उसके बाद भी इंटैक्ट रही ना। तो ये तो देखना पड़ेगा ना कि आप अपने नेताओं को संतुष्ट कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, वो एक अलहदा विषय हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल आरक्षण को लेकर है, जिसके दांव हर एक की ओर से चले जा रहे हैं। अब मैं सत्यप्रकाश मिश्रा जी सीधे आपके पास आते हुए, ये आरक्षण वाला दांव काम करेगा क्या एनडीए के हित में? जो आप लोग बार बार ये बता रहे हैं कि अगर इनकी सरकार, इंडिया गठबंधन आई, या फिर राहुल गांधी इस तरह का प्लान कर रहे हैं कि SC ST OBC में से आरक्षण निकालकर मुसलमानों को ये लोग देने का काम करेंगे, काम आएगा ये चुनाव? चित्रा त्रिपाठी जी, पहले इस बात को समझना होगा कि राहुल गांधी भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं या इंडिया ब्लॉक के तमाम घटक दल के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि जो आरक्षण की सीमा सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित की है वो खत्म नहीं हो सकती, उसको बदला नहीं जा सकता। ये बार बार मुस्लिम कार्ड राहुल गांधी खेलते जरूर हैं, तो आखिर वो मुसलमानों का वोट किसके खिलाफ लेना चाह रहे हैं? क्योंकि उनके घटक दलों के पास वो सारे वोट हैं। अभी आरजेडी के अनवर पाशा गलत बोल गए। 15 साल आपकी लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी की सरकार थी, क्यों नहीं बढ़ाया ईबीसी का आरक्षण 15%? वो नीतीश कुमार का विजन था कि जातिगत सर्वे कराया, 15% अति पिछड़ों को आरक्षण अलग से दिया। और वो मोदी जी का विजन था कि आर्थिक आधार पर जो देश में पिछड़े लोग बचे हैं उनको 10% आरक्षण दिया। इस दोनों में मुस्लिम संप्रदाय भी आया। ये संप्रदाय की राजनीति कांग्रेस क्यों खेलना चाहती है? बिल्कुल, एनडीए का तो नारा है सबका साथ सबका विकास। तो सबके साथ सबके विकास में अगर कोई छेद करे कांग्रेस पार्टी कि अलग से आरक्षण दे, और उसने दिया था 2014 के चुनाव के ठीक पहले दिया तो था। सलमान खुर्शीद कानून मंत्री थे, 4% आरक्षण मुस्लिम को दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं कर रही चुनाव में, वो सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी एक बहुसंख्यकवाद का झुंझुना लेकर चली आई, उसके बाद मुस्लिम आरक्षण, फिर कहा संविधान बदल देंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इतनी रणनीतिक रूप में बीमार पड़ चुकी है कि उसको पता नहीं है कि चुनाव जीतने वाली दवाई कौन सी है। वो कोई भी दवाई खा रही है, उससे उसका काम चलेगा नहीं। मैं एक पॉइंट कहना चाहता था, ये जैस्मिन साहब बहुत बड़ा झूठ बोल गए हैं। एक बात बताइए, प्रज्वल रमन्ना, चाहे वो मणिपुर का मसला हो, चाहे निर्भया का मसला हो, इन तमाम मसलों पे आम आदमी पार्टी तो गले फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही थी ना महिला अधिकारों पे। चलिए मान लेते हैं भाजपा चुप थी, 1 मिनट, आप क्यों चुप है स्वाति मालीवाल पर? क्या घालमेल है? एक महिला को दिल्ली के उस मुख्यमंत्री के घर में सरेआम पीटा गया, उस पर आप क्यों चुप हैं? उस पर आप क्यों बता रहे हैं जैस्मिन शाह कि वो किसी के एक दिन में एजेंट हो गई? सच्चाई ये है कि आपकी पार्टी महिला अधिकारों को लेकर के तमाम तरह के वादे तो किए, लेकिन झूठ बोलती रही। स्वाति मालीवाल कोई साधारण महिला तो है नहीं। उन्होंने जब कहा है, कोर्ट में उनकी FIR, उनके स्टेटमेंट सब दर्ज हो चुके, उस पर जैस्मिन शाह क्यों चुप है? केजरीवाल जैसा दुर्योधन दुशासन सब मिलकर चुप क्यों है? मान लीजिए बाकी सब चुप है, आप क्यों चुप है स्वाति मालीवाल पर? आप बोलिए ना, क्योंकि आपके नकाब उतर चुके हैं, तो आप तो बोलने से रहे।
अब आते पंजाब में ये लड़ रहे हैं, दोस्ती दोस्ती खेल रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि राहुल गांधी और ये इंडिया ब्लॉक की तमाम पार्टियां आपस में टकरा रही है। वेस्ट बंगाल चले जाइए, ममता बनर्जी लड़ रही है कांग्रेस से। आप चले जाइए केरल, पूरा का पूरा कम्युनिस्ट पार्टी लड़ रहा है राहुल गांधी के खिलाफ। एनी राजा कैंडिडेट है, न नीति है, न नेता है, न साथ में पटरी है, न जम रही है। अब वो कह रहे हैं कि एनडीए के खिलाफ लड़ रहे। हास्यास्पद बना दिया है विपक्ष ने पूरे चुनाव को। आरक्षण पर आखिरी संदेश और आखिरी कमेंट मैं यही दूंगा कि जो राहुल गांधी और उनकी तमाम घटक दल झूठ बोल रही है कि ओबीसी आरक्षण, एससी एसटी आरक्षण को लेकर के, दावे से कहता हूं हिंदुस्तान में कोई संशोधन ऐसा नहीं हो सकता कि पिछड़ों का आरक्षण काटकर किसी और को दिया जा सकता। वो आरक्षण है और इंटैक्ट रहेगा। अनवर पाशा जी, पहले आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद जैस्मिन शाह मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। जी चित्रा जी, जवाब तो क्या नहीं चित्रा जी हमारे पास भी आ जाइए। जवाब है नहीं, अनवर पाशा झूठ के बादल पे खड़े हैं। हमारे आ रही हूँ का जवाब मैं क्या दूं, क्योंकि एक-एक करके अपनी अपनी बारी में प्लीज। कोई गारंटी नहीं है कि वो कब तक रहेंगे भाजपा के साथ। कल हो सकता है वो इंडिया गठबंधन में खुद लौट के आ जाए, पलटी मार के आ जाए। रही बात सामाजिक न्याय की, 18 वर्षों से हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार है भाजपा के साथ बिहार में। उनको सामाजिक न्याय की याद नहीं आई। उनको आरक्षण की सीमा गरीबों के लिए और पिछड़ों के लिए और आदिवासियों के लिए बढ़ाने की कभी उनको चिंता नहीं आई। ये हमारी सरकार थी, 17 महीने की सरकार श्री तेजस्वी यादव जी की लीडरशिप में। सुन लीजिए, हम सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हमने श्री तेजस्वी यादव जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये सामाजिक न्याय का रखा मुद्दा और सामाजिक न्याय पे उन्होंने कास्ट सेंसस करवाया और उसके आधार पर उन्होंने सीमा बढ़ा के 75% किया और गरीबों को, पिछड़ों को और एससी एसटी को हमने दिया। आपको भाजपा के साथ रहते हुए शर्म नहीं आती कि वो भाजपा जो मनवादी विचारधारा पर अमल करती है, वो जो संविधान विरोधी भाजपा है, उसके साथ आप जाकर के आप अपनी सरकार बना लेते हैं थाली के बैगन की तरह। इसलिए आप बात न करें। आप जो है ये जो हमारा संविधान है, जवाब ले लेती हूँ गौरव भाटिया जी। आरएसएस की नजर में हमारा संविधान शुरू से खटकता रहा है। शुरू से आपकी बात हो गई, अब सुन लेते हैं अनवर जी प्लीज। अनवर जी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कमीशन नहीं बना था संविधान को बदलने के लिए। बताएं गौरव भाटिया जी। अब जवाब देने दीजिए उनको, लगातार आप पूछते ही जाएंगे, वो जवाब कैसे देंगे? अनवर पाशा जी प्लीज। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान को बदलने के लिए कमीशन बनाया था। अनवर जी क्यों झूठ बोल रहे हैं? और ये बताएं गौरव भाटिया जी के फैक्ट है या नहीं है, मैं उनको सबूत दूंगा। अब मैं उत्तर दे दूं। अब सुन तो लीजिए अनवर पाशा जी, लगातार बोलते ही जाएंगे तो जवाब कैसे सुनेंगे प्लीज। देखिए, घमंडिया के लिए, कांग्रेस आरजेडी के लिए, पापी आप के लिए ये कहना गलत नहीं होगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। और अब आप ध्यान दीजिएगा तथ्यों पे। महिलाओं की बात करते हैं, संदेश खाली पे एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। बड़ी खबर यह है, प्रधानमंत्री कुछ ही देर में वाराणसी पहुंचने वाले हैं। 25,000 महिलाओं को संबोधित करेंगे। वाराणसी में मातृ शक्ति वंदन कार्यक्रम होने वाला है, जिसको लेकर बड़ी तैयारी बीजेपी की ओर से की गई है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में यह कार्यक्रम होगा। 25,000 महिलाओं को संबोधित करेंगे। आपको बताते चले कि पिछले 2 चुनाव में 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी का जो वोट शेयर है, महिलाओं ने ज्यादा पुरुषों के मुकाबले बीजेपी को पसंद किया है। यही कारण है कि अलग अलग हिस्सों में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक तो जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका जिक्र किया जा रहा है और यहां पर स्पेशली महिलाओं के साथ बड़ा कार्यक्रम शुरू होने वाला है। जैसे ही तस्वीरें सामने आएंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आरक्षण वाला ये जो दाम है इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए का, वो क्या काम करेगा? बार बार राहुल गांधी का हवाला देकर ये आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एससी एसटी और ओबीसी में से आरक्षण काटकर मुसलमानों को देने के लिए ये प्रतिबद्ध है। क्या उसका असर पड़ेगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने की कोशिश हम लगातार करते रहेंगे। और आगे आने वाले वक्त में 2 चरणों के चुनाव होने हैं। 115 सीटों पर किस मुद्दे पर पड़ेंगे वोट, इस पर भी रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ अभी के लिए दंगल में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।